So now we are going to study about the center of gravity. Center of gravity होता क्या है जी? इसके हम लोग प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे, ठीक है। इसके पोजीशन के बारे में जानेंगे, किस बेसिस पे इसका पोजीशन होता है बॉडी में। ये बॉडी के बाहर भी हो सकता है और बॉडी के अंदर भी हो सकता है। वो सारे केसेस हम लोग डील करेंगे जी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता क्या है जी, ठीक है। इट्स अ पॉइंट, ये एक ऐसा पॉइंट होता है जिस पॉइंट के अबाउट सारे बॉडी के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उन सब पार्टिकल्स के कुछ वेट होंगे और उन वेट्स का जो टॉर्क आएगा, ठीक है, उन वेट्स का जो टॉर्क आएगा वो टॉर्क का सम फाइनली जीरो होना चाहिए। उन टॉर्क का अलजेब्राइक सम क्या होना चाहिए जी? उन टॉर्क का अलजेब्राइक सम जीरो होना चाहिए उस पॉइंट के अबाउट, ठीक है। तभी हम उस पॉइंट को क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी। उस बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला पॉइंट कहेंगे जी, ठीक है। एग्जांपल के लिए हम लोग देखते हैं कि ये रॉड है हमारा और ये रॉड छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है जी, और हर एक छोटे छोटे पार्टिकल्स का छोटा छोटा अपना वेट्स होगा। इस रॉड के इस साइड वाले पार्टिकल्स के भी वेट है, रॉड के राइट साइड वाले पार्टिकल्स के पास भी वेट होंगे, और ये वेट रॉड को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना चाह रहे होंगे और ये वेट इस रॉड को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना चाह रहे होंगे। तो इन वेट्स के कारण क्या हो रहा? बॉडी में रोटेशन प्रोड्यूस होना चाह रहा, ठीक है। अगर हमारा ये क्लॉकवाइज टॉर्क और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क बराबर हो जाए, किस पॉइंट के अबाउट? इस पी पॉइंट के अबाउट, तो हम कहेंगे कि बॉडी हमारा रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है जी, ठीक है। बॉडी हमारा रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है और ये पॉइंट को हम लोग कह देते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जिस पॉइंट के अबाउट बॉडी हमारा रोटेशनल इक्विलिब्रियम में आ जाए उस पॉइंट को हम लोग कह देंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है जी। और उसी पॉइंट के अबाउट हम मानते हैं जी, ठीक है, हम उसी पॉइंट के अबाउट मानते हैं कि हमारा होल वेट ऑफ द बॉडी उसी पॉइंट पे लगता है, ठीक है। ये हमारा एजम्पशन है जी कि उसी पॉइंट से, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से ही हमारा बॉडी का टोटल वेट लगता है जी, ठीक है। इट्स जस्ट एन एजम्पशन। सो नाउ हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर है, ठीक है, ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जिसपे हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पोजीशन डिपेंड करता है, ठीक है। पोजीशन ऑफ अ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स, ठीक है। वैसे सारे फैक्टर्स को हम लेते हैं, मेन वही फैक्टर होता है मास डिस्ट्रीब्यूशन। एक ही फैक्टर होता है जी, मास डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब बॉडी में मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है जी? बॉडी में मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है? मास का डिस्ट्रीब्यूशन दो तरह से हो सकता है, यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है या नॉन यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में देखते हैं। यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन में होता है कि हर एक यूनिट लेंथ में, ठीक है, एक रिजिड बॉडी के हर एक यूनिट लेंथ में अगर सेम मास हो, ठीक है जी। मान लीजिए एक रॉड है जी और इस रॉड का लेंथ L है, ठीक है, और इस L लेंथ के रॉड में, ठीक है, हमने एक यूनिट लेंथ लिया, मतलब 1 सेंटीमीटर एक लेंथ लिया। एक लेंथ यहां से लिया, ठीक है, और दूसरा लेंथ यहां सेलेक्ट किया जी, और इन दोनों का मास हमने चेक किया, ठीक है। तो इन दोनों का मास सेम था। वैसे ही हमने दूसरा पॉइंट लिया, वहां से चेक किया, ठीक है, इसका भी लेंथ 1 सेंटीमीटर था। तो वैसे रैंडमली हमने सारे पार्टिकल्स का जिसका की लेंथ 1 सेंटीमीटर था हमने मास चेक किया और पाया कि पूरे थ्रू आउट द बॉडी हर एक यूनिट लेंथ के कोरस्पॉन्डिंग, हर एक 1 सेंटीमीटर लेंथ के कोरस्पॉन्डिंग हमारा मास सेम था। यहाँ भी 1 सेंटीमीटर था तो उसका मास मान लेते हैं कि 10 ग्राम था। हमने यहाँ का भी 1 सेंटीमीटर का एक पार्टिकल उठाया और उसका भी मास हमें 10 ग्राम ही मिला, ठीक है। ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होगी, हर एक यूनिट लेंथ का मास 10 ग्राम ही हो। इस तरह के डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे था हमारा लेंथ के हिसाब से मास डिस्ट्रीब्यूटेड, मास हमारा एरिया के हिसाब से भी डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग यूनिट एरिया देखेंगे, हर एक यूनिट एरिया में। सपोज कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा यूनिट एरिया है, तो हमने एक 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया यहाँ से लिया और रैंडमली सारे बॉडी में चेक किया जी। हर एक यूनिट एरिया में हमारा सेम मास अगर मिले, हर एक यूनिट एरिया का सेम मास हो,
जितना मास इस एरिया का हो उतना ही मास इस एरिया का हो, उतना ही मास इस यूनिट एरिया का हो, इतना ही मास इस यूनिट एरिया का। तो हम कहते हैं कि हमारे बॉडी में जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, यूनिफॉर्म है। तो हमारे सिलेबस में जो है वो है कि हम वैसे बॉडी का ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पोजीशन निकालेंगे, ठीक है, जिस बॉडी में मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मास जो डिस्पर्स किया गया है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड किया गया है जी, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जिसमें मास, ठीक है जी, उसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म हो कि हर एक यूनिट एरिया में सेम मास होना चाहिए, चाहे वो यूनिट एरिया बॉडी के किसी पॉइंट से लिया जाए, ठीक है जी, चाहे यूनिट लेंथ वो बॉडी के किसी भी पॉइंट से लिया जाए, उनका मास सेम होना चाहिए। वैसे ही वॉल्यूम के केस में भी देख सकते हैं जी हम लोग कि हर एक यूनिट वॉल्यूम में सेम मास होना चाहिए, वो चाहे वो यूनिट वॉल्यूम बॉडी के रिजिड बॉडी के किसी भी पॉइंट से हम लोग ले, उसका मास सेम होगा, तभी हम कह सकते हैं कि हाँ इस बॉडी में जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूनिफॉर्म है जी, ठीक है जी। और ऐसे बॉडी का ही हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालेंगे, ठीक है जी, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पोजीशन कहाँ है, वो बेस से कितना ऊपर है या किसी मेन लाइन से कितना नीचे है, एक रेफरेंस पॉइंट हम लोग को गिवन होगा जी। और मास डिस्ट्रीब्यूशन में देखिए तो हमारा दोनों चीज आ जाता है जी, मास भी आ जाता है प्लस शेप भी आ जाता है जी, ठीक है। बहुत सारे बुक में लिखा होता है कि मास पे भी डिपेंड करता है और शेप पे भी, एक्चुअली में इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मास एंड शेप, मास डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है जी। सो नाउ वी आर गोइंग टू सी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सम रेगुलर बॉडीज जी, ठीक है, कुछ यूनिफॉर्मली मास डिस्ट्रीब्यूटेड बॉडीज का, ठीक है जी, रेगुलर बॉडीज का। रेगुलर बॉडीज कहने का मतलब है कि बॉडी में मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है जी, यूनिफॉर्म है, वैसे बॉडीज का ही हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पोजीशन देखेंगे। तो सबसे पहला जी हमारा रॉड है जी, और उस रॉड में मास जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। तो हमारा उस रॉड का जिसका लेंथ L है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके मिड पॉइंट पे लाई करता है जी, ठीक है, हर एक एंड से L/2 डिस्टेंस पे उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करेगा, L/2 ये डिस्टेंस भी होगा जी, आप ये एंड से ले चाहे दूसरे एंड से जी, हम कह सकते हैं कि किसी एंड से हमारा रॉड का, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी हाफ डिस्टेंस पे होगा, ठीक है, रॉड के लेंथ के हाफ डिस्टेंस पे होगा, दैट इज L/2। दूसरा केस है जी रिंग के लिए, ठीक है, रिंग कहने का मतलब अंगूठी जी। तो अंगूठी में होता क्या है कि हमारा जो मास होता है वो चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड होता है जी, बीच वाला स्पेस खाली होता है जी अंगूठी का, ठीक है जी, बीच में कोई मास नहीं होता है जी, हमारा मास यही सरकमफेरेंस पे होता है, सर्किल के कहा जाए तो सर्किल के सरकमफेरेंस पे होता है। और इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सिमेट्री से लगा रहा है जी, कहाँ होना चाहिए, इसके सेंटर पे होना चाहिए, इस सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसके सेंटर पे लाई करना चाहिए, ठीक है। वैसे ही तीसरा केस है हमारा डिस्क का जी, डिस्क में भी क्या हुआ है, मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन यहाँ देखिए जी, यहाँ बीच में भी मास है, ठीक है, इनसाइड द सर्कल्स मास है जी, यहाँ पे रिंग के केस में नहीं था, यहाँ पे इनसाइड भी क्या है, मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, डिस्क है जी, और मास का डिस्ट्रीब्यूशन है और सिमेट्री से जी, मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है जी, यूनिफॉर्म है। अगर हम लोग लिख सकते हैं हम लोग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, मास जो है हमारा अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर पे ही लाई करेगा जी, ठीक है जी, सिमेट्री से लग रहा है जी हमें, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी सेंटर पे ही लाई करेगा। और ये सब याद करना है जी हमें, इसका डेरिवेशन अभी नहीं पढ़ना हम लोगों को, इसका डेरिवेशन हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th में। तो हम लोग सॉलिड कोन का पोजीशन देख रहे हैं जी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। सॉलिड कोन में क्या होता है जी, कोन, सॉलिड कहने का मतलब है कि कोन अंदर से भरा हुआ है जी, ठीक है जी, और हॉलो कहने का मतलब कोन के इनसाइड जो स्पेस है, ठीक है जी, इनसाइड जो स्पेस है वो खाली है। और हम लोग अगर मानते हैं कि कैपिटल H हमारा हाइट है, इस कोन का हाइट है जी, ठीक है, तो सॉलिड कोन के केस में सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है वो बेस से, ठीक है, बेस कहने का मतलब है कि एक लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन जो कि इसके, ठीक है, इस नीचे वाले सर्कुलर पार्ट के सेंटर से पास कर रहा हो जी, ठीक है, इस बेस से h/4 डिस्टेंस ऊपर होता है जी, ठीक है। सॉलिड कोन का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो बेस से h/4 ऊपर होता है जी, ठीक है। और हॉलो के केस में ये थोड़ा सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है और ये हो जाता है h/3,
ठीक है जी। हॉलो कोन के केस में हॉलो कोन का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो बेस से, ठीक है जी, वो बेस से h/3 हाइट ऊपर होगा, ठीक है जी। सो रेक्टेंगल के केस में हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो पोजीशन होता है, ठीक है, सपोज कीजिए कि हमारा रेक्टेंगल है वो इस ओरिएंटेशन में रखा हुआ है जी, लेंथ के अलोंग रखा हुआ है, तो उसका जो सेंटर ग्रेविटी होगा वो कुछ इस पोजीशन पे डायगोनल के, रेक्टेंगल के डायगोनल के इंटरसेक्शन पॉइंट पे होगा जी। और हम लोग सिमेट्री से देख सकते हैं कि ये जो लेंथ होगा वो क्या होगा, b/2 हो जाएगा। टोटल अगर लेंथ ये b है तो इसका आधे पे लाई करेगा जी, क्योंकि मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है कैसा है, यूनिफॉर्म है जी। सिमिलरली स्क्वायर के केस में भी वही चीज होगा जी। स्क्वायर के केस में ये लेंथ का है, ये भी ये लेंथ का होगा, और यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है तो डायगोनल के सेंटर पे लाई करेगा हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और हम लोग कह सकते हैं कि बेस से, ठीक है जी, ये हमारा बेस है, इस बेस से a/2 हाइट पे हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाई करेगा जी। ये सेम हाइट है जी, a/2 ही है। सो इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो मीडियन के इंटरसेक्शन पॉइंट पे लाई करता है जी। मीडियन के, तीनों मीडियन के इंटरसेक्शन पॉइंट पे लाई करेगा। ये सपोज कि हमारे तीनों मीडियन इस जी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है जी, ठीक है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में क्या होता है जी, हमारा मीडियन और अल्टीट्यूड कोइंसाइड करता है जी। तो ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा पूरा लेंथ a है और ये हमारा a/2 है। यहां से हम लोग निकाल सकते हैं कि हमारा AD का लेंथ क्या होगा। हमें AD का लेंथ निकालोगे तो आएगा हमारा √3a/2। ये पूरे मीडियन का लेंथ आया जी। हमें लेंथ चाहिए कि इस बेस से हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी कितना ऊपर है जी, तो हमें GD का लेंथ निकालना है जी। तो GD जो होता है, ठीक है, ये जो नीचे वाला पोर्शन होता है G और D, ये पूरे लेंथ का 1/3 होता है जी। तो हम करेंगे 1/3 ऑफ √3a/2, और यहां से हमें आ जाएगा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी a/2 √3 डिस्टेंस ऊपर है, कहां से, बेस से जी। इस BC साइड से a/2 √3 ऊपर होगा इस इक्विलेटरल ट्रायंगल का। सिमिलरली हम लोग देखेंगे जी सॉलिड स्फीयर का। सॉलिड स्फीयर में भी मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है जी, इक्वल है जी। यहाँ भी, यहाँ देखिए जी, यहाँ भी मास का डिस्ट्रीब्यूशन था, ठीक है, और मास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड था जी। इस पूरे ट्रायंगल के एरिया में हमारा मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो क्या था, यूनिफॉर्म था जी। ऐसा नहीं कि बीच का पोर्शन खाली था, नहीं जी, बीच में मास था, ठीक है। इसीलिए इसे लैमिना कहते हैं हम लोग। लैमिना मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसके बीच में मास हो जी, ठीक है जी, ऐसा 2D फिगर जिसमें मास हो। सिमिलरली सॉलिड स्फीयर के लिए जी, सॉलिड स्फीयर में क्या है जी, इनसाइड मास भरा हुआ है पूरा का पूरा। तो वैसे सॉलिड स्फीयर का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो भी ज्योमेट्रिकल, इस स्फीयर के ज्योमेट्रिकल सेंटर पे लाई करेगा जी। और हॉलो स्फीयर के केस में भी इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो इसके सेंटर पे लाई करेगा, ठीक है, इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे लाई करेगा। हम लोग कह सकते हैं कि इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे लाई करेगा जी। और ये सारे केसेस जी, जितने भी हमने केसेस डिस्कस किए हैं जी, वो तभी पॉसिबल है जी, ठीक है, जब मास का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो, यूनिफॉर्म हो जी, ठीक है। अगर मास का डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म हो जाए उस केस में हमें निकालना पड़ेगा जी, इसका सेंटर ऑफ मास एक्चुअली में कैसे निकालेंगे, और वो हायर मैथमेटिक्स से किया जाता है। वो क्लास 11 में और क्लास 12 में, क्लास 11th में जी, पहले हम लोग क्लास 11th में पढ़ेंगे वो चीज, ठीक है। सो हमेशा ये जरूरी नहीं होगा जी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो बॉडी के अंदर ही लाई करे, हो सकता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी के बाहर भी लाई करे। ये एक एग्जांपल है जी, इसमें बॉडी का, ठीक है, बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी के बाहर लाई कर रहा है जी। हमने देखा जी कि मास का डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी के ऊपर है जी, ज्यादा से ज्यादा मास बॉडी के ऊपर है जी, और ज्यादा से ज्यादा मास बॉडी के नीचे है, और बीच का जो रीजन है वो खाली है, उसमें बॉडी का कोई मास नहीं है जी, ठीक है। तो ये बॉडी देखा जाए तो कुछ इसी शेप का है जी, इर्रेगुलर शेप का है जी, और बीच में कुछ नहीं है जी, बीच में बॉडी का कोई मास नहीं है, और हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीच में लाई कर रहा है, ठीक है, कुछ यहाँ लाई कर रहा है जी। तो हमारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हुआ वो बॉडी के बाहर लाई कर रहा है जी, ठीक है।
ऐसे भी कुछ केसेस पॉसिबल हो सकते हैं जहां पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी के बाहर लाई करे। जरूरी नहीं, कंपलसरी नहीं है जी कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा बॉडी के अंदर ही लाई करेगा, ठीक है, ये बाहर भी लाई कर सकता है। सो ये क्वेश्चन है जी। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एक, ठीक है, एक व्हील रखा हुआ है जी, एक चक्का रखा हुआ है जी, और ये एक पेवमेंट है। पेवमेंट कहने का मतलब है जी एक रोड है जो कि कुछ ऊंचाई पर है जी, और चक्का नीचे वाले बेस पे है, ठीक है जी, ये नीचे वाले रोड पे है जी। हमको इस व्हील को, इस चक्के को क्या करना है, इस पेवमेंट XY पे चढ़ाना है जी। तो हमसे पूछा जा रहा है कि हमें मिनिमम पॉसिबल फोर्स लगाना है जी। हमें इस व्हील को इस XY के ऊपर मिनिमम पॉसिबल फोर्स लगा के चढ़ाना है जी। और हमें दो चीजें बतानी है जी, डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, फोर्स हमारा कौन से डायरेक्शन में लगेगा, एंड द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, फोर्स हमारा किस पॉइंट पे लगेगा जी, किस पॉइंट पे लगाए कि हमारा वो फोर्स का वैल्यू मिनिमम हो और ये व्हील पूरा का पूरा XY पेवमेंट पे चढ़ जाए जी। ये हमारा X है और ये Y है। तो हमें पता है जी टॉर्क, ठीक है, इसको घुमाना पड़ेगा, इसको चढ़ाने के लिए हमें इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाना पड़ेगा, ठीक है जी। सपोज कीजिए ये व्हील रखा हुआ है जी, इसको इस पेवमेंट पे चढ़ाना है जी, इस ऊंचाई पे इसको चढ़ाना है। कैसे, व्हील जब ऐसे घूमेगा तभी ये ऊपर की तरफ चढ़ेगा जी, देखिए। तो इस व्हील का रोटेशन क्लॉकवाइज में होना पड़ेगा, ठीक है, व्हील आपका क्लॉकवाइज में घूमेगा तभी ये पूरा का पूरा XY के ऊपर ये चढ़ पाएगा जी, ठीक है। ये जो हाइट है ये इस हाइट पे, ठीक है, तभी चढ़ पाएगा जब ये व्हील का रोटेशन कैसे होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अगर हम सेंटर से नीचे फोर्स लगाते हैं तो क्या होगा, अगर हम लोग सेंटर से नीचे फोर्स लगाएंगे तो ये फोर्स क्या करेगा जी, इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा। इसको देखिए, ये फोर्स सोच के देखिए, ये व्हील है और इस पे ऐसे फोर्स लगा रहे हैं, तो ये क्या करेगा, इस पॉइंट को आगे की तरफ पुश करेगा जी, मतलब व्हील का रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तो एंटी क्लॉकवाइज में होगा तो बॉडी आगे जाने के बजाय पीछे जाने लगेगा जी, ठीक है। ऐसा सिचुएशन हो जाएगा कि अगर फोर्स यहाँ लग रहा तो बॉडी हमारा पीछे की तरफ घूमते हुए आएगा। तो हम इस लाइन के नीचे फोर्स नहीं लगा सकते जी, क्योंकि बॉडी का रोटेशन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। अगर नीचे फोर्स लगाए तो बॉडी का रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा और बॉडी हमारा ऊपर चढ़ने के बजाय क्या होगा, वापस पीछे जाने लगेगा, ठीक है। तो हमें फोर्स ऊपर लगाना पड़ेगा जी, ठीक है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा। तो सपोज कीजिए कि हमने एक आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया, ठीक है, 1/2 मीटर के ऊपर, और हमने अज्यूम किया, लेट्स अज्यूम कि हमने अज्यूम किया कि 100 न्यूटन मीटर का टॉर्क चाहिए, 100 न्यूटन मीटर का टॉर्क चाहिए इस व्हील को इस पेवमेंट पे चढ़ाने के लिए जी, ठीक है, हमने अज्यूम किया। तो अगर हम जो फोर्स लगा रहे हैं ये F2 फोर्स, वो 1/2 मीटर सेंटर से, ठीक है, एक्सिस ऑफ रोटेशन से, जिसके अबाउट हमारा बॉल घूम रहा, सॉरी व्हील घूम रहा, उस व्हील के सेंटर से 1/2 मीटर ऊपर फोर्स लगाया जी हमने। तो वो फोर्स का वैल्यू कितना हो जाए कि हमारा टोटल नेट टॉर्क कितना हो जाए, हमें 100 न्यूटन चाहिए जी घुमाने के लिए, इसको ऊपर चढ़ाने के लिए। तो 100 न्यूटन कब होगा, क्योंकि हमारा डिस्टेंस हमें पता है कितना, 1/2 मीटर। तो फोर्स कंपल्सरीली 200 न्यूटन होगा जी, तब ये पूरा का पूरा बॉल, पूरे के पूरे बॉल पे टॉर्क कितना आ पाएगा, 100 न्यूटन मीटर। और वो 100 न्यूटन मीटर के कारण ये बॉल ऊपर चढ़ना शुरू करेगा जी। वैसे ही देख सकते हैं कि थोड़ा और ऊपर हम लोग क्या किए, फोर्स थोड़ा और ऊपर लगा दिए। सपोज कीजिए कि इस बार जो हम लोग फोर्स लगा रहे हैं वो 2/3 मीटर पे लगा रहे हैं जी, और ये फोर्स है आपका F3। तो ये F3 का वैल्यू कितना हो जाए कि हमारा इस F3 के कारण टॉर्क कितना हो जाना चाहिए जी, 100 न्यूटन मीटर। 100 न्यूटन मीटर टॉर्क होगा तभी ये व्हील पूरा का पूरा XY पेवमेंट पे चढ़ पाएगा जी। तो हम लोग, ठीक है,
कॉमन सेंस से देख सकते हैं कि ये हमारा कम से कम 150 होना चाहिए जी। देखिए जैसे जैसे हम लोग ऊपर जा रहे हैं सेंटर से, हमारा फोर्स कम से कम जरूरत हो रहा है बॉडी को ऊपर चढ़ाने के लिए जी। ठीक है जी, हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए टॉर्क लिखें तो 150 मल्टीप्लाइड बाई 2/3, देखिए जी 100 न्यूटन मीटर। ठीक है, मतलब इस पॉइंट पे, ठीक है, इस व्हील के इस पॉइंट पे अगर फोर्स लगाया जाए तो वो फोर्स कितना होना चाहिए, 150 न्यूटन का होना चाहिए, तभी ये व्हील को सक्सेसफुली ऊपर ले जा पाएगा, इस XY पेवमेंट के ऊपर चढ़ा पाएगा जी। ठीक है, तो जैसे जैसे हम लोग देख रहे हैं ऊपर जा रहे हैं, वैसे वैसे हमें कम से कम फोर्स लगाना पड़ रहा है। सिमिलरली अगर हम लोग बॉडी के हाईएस्ट पॉइंट पे, उस व्हील के हाईएस्ट पॉइंट पे फोर्स लगाते, ठीक है, तो उस हाईएस्ट पॉइंट पे हमें देखिए कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है, 100 न्यूटन, और ये लेंथ एक्सिस से जो लेंथ है वो क्या है, 1 मीटर का है जी। तो हमें टॉर्क कितना देना पड़ा, 100 न्यूटन मीटर, यानी कि बॉडी के हाईएस्ट पॉइंट पे, ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पे अगर हम लोग फोर्स लगाएं तभी वो फोर्स मिनिमम होगा। ठीक है जी, तभी वो फोर्स, सॉरी, तभी वो टॉर्क क्या होगा, मिनिमम होगा। तो जैसे जैसे हम लोग फोर्स ऊपर लगा रहे हैं जी, एक्सिस ऑफ रोटेशन से, इस ओ सेंटर से, ठीक है, व्हील के सेंटर से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से हम लोग दूर जा रहे हैं जी, वैसे वैसे हमें कम से कम फोर्स लगा के बॉडी को घुमाना पड़ रहा है जी। ठीक है, हम आसानी से 100 न्यूटन का फोर्स, 100 न्यूटन मीटर का टॉर्क 150 न्यूटन के फोर्स में ही दे रहे हैं जी। और हम लोग ऊपर गए तो देखे कि 100 न्यूटन फोर्स के कारण ही हमारा टॉर्क कितना आ गया, 100 न्यूटन मीटर का। तो जितना हम एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर गए बॉडी के, ठीक है, बॉडी के अंदर, ठीक है, हम एक्सिस ऑफ रोटेशन से जितना दूर गए, जितना दूर फोर्स लगाए जी, उतना हमें कम फोर्स लगाना पड़ा फॉर द सेम वैल्यू ऑफ टॉर्क, फॉर द सेम वैल्यू ऑफ टॉर्क। हमें टॉर्क कितना चाहिए था जी, बॉडी को घुमाने के लिए, इस पेवमेंट पे चढ़ाने के लिए हमें 100 न्यूटन मीटर का टॉर्क चाहिए था, और जितना हमने बॉडी से दूर लगाया वो फोर्स, वो कम फोर्स में ही इतना टॉर्क प्रोड्यूस हो गया जी। ठीक है, तो आपसे यही पूछा जा रहा था कि मिनिमम पॉसिबल फोर्स कहाँ लगाए जी हम, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा कि इस हाईएस्ट पॉइंट पे, इस P पॉइंट पे। और आपसे पूछा डायरेक्शन ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, तो डायरेक्शन क्या होना चाहिए, फॉरवर्ड डायरेक्शन में, आगे की तरफ। ठीक है, तभी बॉडी क्या होगा, चढ़ पाएगा नहीं तो। ठीक है जी, नहीं तो क्या होगा, अगर पीछे की तरफ फोर्स लगेगा तो इस पीछे की तरफ फोर्स के कारण क्या होगा, बॉडी उल्टा एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगेगा और ये व्हील पीछे जाने लगेगा जी, तो इस पेवमेंट पे चढ़ेगा ही नहीं जी। तो फोर्स का डायरेक्शन हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन होना चाहिए, एंड फोर्स व्हील के हाईएस्ट पॉइंट पे, सबसे ऊपर वाले पॉइंट पे लगाएंगे जी हम लोग। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन भी हमें पता चल गया और डायरेक्शन भी पता चल गया जी। एक और चीज देखिए इसमें जी, देखिए जी व्हील का ये पार्ट क्योंकि इस पेवमेंट के कांटेक्ट में आएगा तो ये रेस्ट में आ जाएगा, और व्हील का जो पीछे वाला पोर्शन है वो क्या है जी, मोशन में, ये घूमना चाहेगा टॉर्क के कारण, तो ये रुका हुआ और ये घूमना चाहेगा, तो धीरे धीरे बॉडी क्या होगा, ऊपर जाने लगेगा। ठीक है जी, ये व्हील का पॉइंट जो है, ठीक है, व्हील पर का जो एक पॉइंट है, ठीक है, मान लिया कि एक्स पॉइंट व्हील पर का है। ठीक है जी, जो व्हील पर का पॉइंट एक्स के कांटेक्ट में है वो क्या होगा, क्योंकि एक्स हमारा ग्राउंड है तो उसके कांटेक्ट में आते ही वो पॉइंट भी रेस्ट में आ जाएगा, तो इस पॉइंट का कोई मोशन नहीं होगा। लेकिन हाँ, बॉडी का जो पिछला पोर्शन है इस पे अभी भी टॉर्क लग रहा है जी, टॉर्क लगेगा तो इसको घुमाना चाहेगा, तो ये रेस्ट में है और पीछे वाला पार्ट मोशन में है जी, तो बॉडी क्या होगा, ऊपर चढ़ने लगेगा जी। ठीक है, कुछ ऐसे रोटेशन होगा, देखिए ये घूमेगा भी और आगे भी जाएगा, ऊपर चढ़ेगा। ठीक है, तो अपनी नेचुरल हाइट से क्या होगा, थोड़ा ऊपर जाएगा जी। ठीक है, ऐसा सिचुएशन है जी, ऐसा सिचुएशन है कि हमने क्या किया है, एक एंड को हमने फिक्स कर दिया है जी और दूसरा एंड मोशन में है जी। ठीक है, तो दूसरा एंड का अगर वेलोसिटी है तो ये क्या होगा, धीरे धीरे ऊपर की तरफ राइज करने लगेगा। ठीक है जी, ये एंड फिक्स है, ये रेस्ट में आ गया जी, लेकिन पिछले वाले एंड पे अभी भी वेलोसिटी है जी, तो वेलोसिटी के कारण क्या होगा, ये ऊपर की तरफ आने लगेगा जी। ठीक है जी, ट्रेन के केस में भी होता है कि अचानक से ट्रेन में ब्रेक लगता है। ठीक है जी, अचानक से ट्रेन आगे जा रहा था जी, ठीक है, ट्रेन आगे जा रहा था, अचानक से ट्रेन में ब्रेक लगा जी, तो आगे वाला पोर्शन तो रेस्ट में आ गया थी, लेकिन पीछे वाला जो कंपार्टमेंट्स वगैरह है वो भी है, वो अभी भी मोशन में है जी।
और मोशन में होने के कारण क्या होगा, ये अपना कांटेक्ट छोड़ देंगे ग्राउंड से और ऊपर आ जाएंगे जी। ठीक है, सेम सिनेरियो यहाँ हो रहा है।